फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी पाठशाला वाईपनीता में। ऐसी जगह जहां सरकारी एग्जाम्स मीन्स गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कराई जाती एकदम सही स्ट्रेजी एंड क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आप भी कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन तो ये वीडियो आपके लिए। आज हम आपको कराने वाले हैं पीवाईक्यू का पोस्टमार्टम सीरीज में 4th क्लास, जो कि बायोलॉजी की यूनिट 11 की चल रही है। तो आज 4th क्लास है। अपन ने 60 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। अब अपन 61 क्वेश्चन से करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। अभी मुझसे आज एक बच्चे ने बोला था कि मैम क्वेश्चन सीरीज़ के साथ टॉपिक मेंशन कर दिया करो वर्ग 3 सिलेबस के हिसाब से। तो मैंने उनकी बात मान ली है और मैंने अपने जो क्वेश्चन हैं उनमें टॉपिक नेम मेंशन कर दिए हैं। ओके, ऐसी अगर आप में से किसी को भी कोई फीडबैक या फिर कुछ कहना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हो। और अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट होता है तो आप वो भी बता सकते हो। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट वीडियो लाने की, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हो हमारे बायोलॉजी के यूनिट 11 चल रहा है, जिसके एक एक करके हम आपको सारे टॉपिक्स करा रहे हैं, ठीक है। तो अपन उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए, ठीक है। तो आज हमारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। मैंने क्या किया है, सारे जो क्वेश्चन है टॉपिक्स के 5-5 क्वेश्चन लिए हैं। इससे क्या होगा, आप बोर नहीं होगे, आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। क्योंकि अपन एक ही चीज़ को बार बार वो पढ़ते रहते हैं एक साथ में, तो अपन को बोर फील होता है, वो फिर अपने माइंड में नहीं जाती है। इसलिए 5-5 क्वेश्चन के वेज में मैं लेके आई हूँ, लेकिन आपको इससे मिलेगा काफ़ी सारा। एक क्वेश्चन के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं इसी के साथ में। चलिए तो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है श्वसन की क्रिया। एक मिनट, इसको हाईलाइटर को थोड़ा छोटा कर लेती हूँ। श्वसन की क्रिया कौन सा अंग प्रमुख भूमिका निभाता है। तो जो श्वसन की क्रिया होती है ना, उसमें प्रमुख भूमिका कौन सा अंग निभाता है। तो कौन सा निभाता है, अमाशय, ग्रसनी, फेफड़ा या यकृत। तो कौन निभाता है, तो फेफड़ा, लीवर। आपको अगर याद हो तो ये पिछली क्लासेस में भी मैंने आपको इससे रिलेटेड बता चुकी हूँ। अपन कोशिश करते हैं कि बार बार आपको डाटा रिवाइज हो, जिससे आपको लर्न हो। तो देखिए, श्वसन क्रिया का मुख्य अंग फेफड़े, लंग्स होते हैं। यह वायुमंडल से ऑक्सीजन लेकर रक्त में मिलाते हैं। तो जो वायुमंडल है ना, वहाँ से जैसे अपन जो सांस लेते हैं, मतलब जो एयर ले रहे हैं, तो एयर में तो बहुत सारी गैसेस आ जाती हैं, नाइट्रोजन वगैरह सब कुछ आ जाती है। तो उस वायुमंडल से क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर है उससे ऑक्सीजन लेकर क्या लेता है, सिर्फ ऑक्सीजन, और उस ऑक्सीजन को ब्लड में मिलाने का काम करता है कौन, लंग्स। और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। आपको मैंने बताया था कि अपनी बॉडी में कार्बन होता है, और जब वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है तो वो CO2 बनाता है, और इसी प्रकार से सी जो कार्बन है वो अपने बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो सांस लेने का काम कौन करता है, लंग्स का काम है। ये इसकी ट्रिक्स है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मनुष्य के शरीर में कितने फेफड़े होते हैं, तो कितने लंग्स होते हैं, तो 2। कौन कौन से, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। कौन सा फेफड़ा बड़ा होता है, तो राइट वाला जो फेफड़ा होता है उसका साइज बड़ा होता है लेफ्ट वाली के पिक्चर। श्वसन क्रिया में कौन सा या कौन सी मांसपेशी भाग मदद करती है, मतलब ऐसी श्वसन क्रिया में कौन सी मांसपेशी है जो हेल्प करती है, तो क्या करती है, वो कौन सी है, तो डायफ्रामा। श्वसन की प्रक्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो मेडुला के द्वारा। किसके द्वारा, मेडुला के द्वारा। ऑक्सीजन परिवहन में कौन सा प्रोटीन मदद करता है, तो कौन करता है, हीमोग्लोबिन, जिसमें लोहयुक्त पाया जाता है, जिसकी वजह से ब्लड का रंग कैसा हो जाता है, लाल दिखाई देने लगता है, ठीक है। ये सारी डिटेल्स मैं आपको पहले भी कुछ इनमें से बता चुकी हूँ। तो आपने अगर बार बार अपनी ये क्लासेस आप ले रहे होंगे सारी, तो आपको रिवाइज भी होता जा रहा होगा, साथ में आपको लर्न भी होता जा रहा होगा डाटा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सिर्फ वायु की नहीं, मैं सारी क्लासेस चलाने वाली हूँ एक एक करके। पहले अपन ने वायु का यूनिट 11 लिया है। एक बार यूनिट 11 पूरी हो जाएगी फिर आपका कोई और सब्जेक्ट लिया जाएगा, ठीक है। श्वसन क्रिया के दौरान गैसों का विनिमय किस अंग में होता है, तो किस अंग में होता है, तो
ब्रोंकी में, श्वास नली में, वायुपुंजिका में या फिर ग्रसनी में? तो सॉरी, जी होता है एल्वियोली में। किस में होता है? एल्वियोली में, मतलब वायुपुंजिका में। आपने एल्वोली वर्ड पढ़ा होगा, शुद्ध हिंदी वाला शायद नहीं पढ़ा हो। एल्वोली, एल्वोली फेफड़ों में छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं। तो ये क्या होती है? फेफड़ों के अंदर छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं जहाँ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का गैसीय विनिमय होता है। तो एयर एक्सचेंज लोकेशन कौन सी है? तो एल्वोली। ये कहाँ पे होती है? तो ये फेफड़ों के अंदर होती है। कौन कौन सी गैसेस का एक्सचेंज करते हैं? तो ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। याद हो पा रहे होंगे आपको? मैं आपको एक फैक्चुअल डाटा में याद कराने की भी कोशिश कर रही हूँ, ट्रिक से भी करा रही हूँ। एल्वोली की दीवारें कैसी होती हैं? तो कैसी होती हैं? पतली और नम होती हैं। एल्वोली की संख्या लगभग कितनी होती है? तो 30 करोड़। ऑक्सीजन कहाँ से रक्त में जाती है? तो एल्वोली से कैपिलरी में जाती है, फिर वो रक्त में मिल जाती है। रक्त से CO2 कहाँ जाती है? तो वो कैपिलरी से एल्वोली में जाती है। यहाँ से पहले देखिए, आप इसको एक फिगर से समझ सकते हैं। जैसे ये अपनी एल्वोली है, ठीक है, ये अपना कैपिलर है और ये ब्लड है अपना, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन है, एक कलर चेंज करूँ तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। जैसे ये O2 है, O2 गई पहले किस में गई? एल्वोली में, उससे कैपिलर में, कैपिलर से जाके वो ब्लड में मिल जाएगी, ठीक है। अब CO2 कहाँ से आएगा? अब जनरल सी बात है, CO2 इधर से तो आएगा कार्बन, तो कार्बन ने O2 के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन किया, CO2 कहाँ गया? फिर कैपिलरी में, कैपिलरी सॉरी ब्लड से कहाँ पे आया? कैपिलरी में, क्योंकि ब्लड के अंदर तो रिएक्शन कर ही चुका है। तो कैपिलरी से वो किस में आया? एल्वोली में। एल्वोली से वो कहाँ जाएगा? बाहर, क्योंकि पहले फिर वो लंग्स में जाएगा और लंग्स के बाद से वो बाहर चला जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके डाउट का पूरा सॉल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 63। वयस्क मनुष्य की सामान्य श्वसन दर क्या होती है? जो वयस्क मनुष्य होते हैं, मतलब यंग, उनकी सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? तो कितनी बार करते हैं श्वसन? तो ये भी आपको बता चुके हैं। तो 12 से 20 बार प्रति मिनट। किसमें? वयस्क मनुष्य में। तो ये तो सब वही है। तो एक्सरसाइज या तनाव में ये क्या होती है? दर बढ़ जाती है। जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि आपको गहरी गहरी ब्रीथिंग आने लगती है, ब्रीथिंग। तो जब ब्रीथिंग ज़्यादा आने लगती है तो वो क्या हो रही है? वो अपनी जो श्वसन की क्रिया है उनकी दर बढ़ रही है, ज़्यादा हो रही है। अपन गहरी गहरी सांसें बार बार लेते हैं, या कोई स्ट्रेस हो जाता है तब भी बहुतों की सांस फूल जाती है, तो वो इसी वजह से होता है। टीनेजर्स में ये कितनी होती हैं? तो टीनेजर्स वही यंगर्स में आ जाते हैं। बच्चों की श्वसन दर कितनी होती है? तो बच्चों की, इसमें लिख नहीं पाया है, हाँ सॉरी क्वेश्चन ही मैंने गलत पढ़ लिया। बच्चों की श्वसन दर ज़्यादा होती है या वयस्कों की? तो बच्चों की ज़्यादा होगी। आपने छोटे बच्चे देखे होंगे, जब आप बिल्कुल शिशु बच्चे को, जो जन्म होता है ना उसके बाद के बच्चे को देखना, वो सांस थोड़ी ज़्यादा लेता है अपेक्षाकृत किसी बड़े बच्चे से। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि बच्चे की श्वसन दर ज़्यादा होती है वयस्कों से। सांस लेने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इंस्पिरेशन कहते हैं। सांस छोड़ने की को एक्सप्रेशन। इन मतलब आना, एक्स मतलब जाना। श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो CO2। और कौन सी जाती है अंदर? O2। डायफ्राम का कार्य क्या है? तो फेफड़ों को फैलाना और सिकुड़ना। जो अपन सांस लेते हैं ना, तो वो ऐसे ही तो होता है कि अपने फेफड़े होते हैं वो एकदम से फैलते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, एकदम से सिकुड़ते जाते हैं। जब फैलते हैं तो मतलब उसमें सांस भर गई, जैसे ही सिकुड़ेंगे वैसी सांस निकाल दी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 64। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। फिर भी कोई डाउट होता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। श्वसन की प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, उसे क्या कहते हैं?
तो कौन सी प्रक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है? तो वायपीय श्वसन, अवायपीय श्वसन, आंतरिक श्वसन या फिर बाहरी श्वसन। तो वो होती है अवायवीय श्वसन, मतलब एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब ये क्या होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन? तो ये ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वो भी किसके? बिना ऑक्सीजन के। जैसे ईस्ट में या मांसपेशियों में भारी श्रम के दौरान, जैसे ना आपने देखा होगा जब ना आप ईस्ट को क्या करते हो, ईस्ट से नहीं, हाँ आपने देखा होगा जैसे भटूरा होता है, भटूरा उसका जो फुलाते हैं तो उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा फेंटा जाता है, बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे अपन को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। उसको फिर अपन क्या करते हैं, उस फेंटने के बाद में उसको काफ़ी देर रख देते हैं बिल्कुल बंद करके, जिससे बिल्कुल भी उसमें ऑक्सीजन ना जाए, तो वो एक्टिव हो जाता है। और उसी एक्टिवनेस को क्या कह रहे हैं अपन? उसी एक्टिवनेस को एनएरोबिक कह रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे ना कुछ जीवाणु पैदा हो जाती हैं। एनएरोबिक मतलब एब्सेंट, कौन? ऑक्सीजन। और एरोबिक होता तो जो ऑक्सीजन है वो प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो एनएरोबिक श्वसन में क्या बनता है? तो लैक्टिक एसिड बनता है। अच्छा, लैक्टिक एसिड हमें कहाँ से मिलता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। वायवीय श्वसन की तुलना में यह ऊर्जा कम बनती है। वायवीय आप जानते हो जिसमें ऑक्सीजन होता है, एरोबिक। मानव शरीर में कहाँ होता है? तो ये मांसपेशियों के अंदर होता है। कहाँ पे होता है? मांसपेशियों के अंदर। जैसे सेवाल वगैरह ईस्ट वगैरह बनाते हैं ना, तो उसके अंदर ईस्ट के अंदर होता है, और मानव शरीर में मांसपेशियों के अंदर होता है। जो जीव केवल आवासीय श्वसन करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एनएरोब्स बोलते हैं, जिन्हें ना ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ब्रेड बनाने में कौन सा श्वसन होता है? तो वही होता है, अभी आपको बताया था, एनएरोबिक, जो कि ईस्ट द्वारा होता है। उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, उसको उल्टा रख के रखा जाता है जिससे उसमें ऑक्सीजन ना लग जाए। आई होप आपको इतने समझ आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 65। ये इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। श्वसन तंत्र में वायु को फेफड़ों तक ले जाने वाली नली को क्या कहते हैं? जो श्वसन तंत्र है ना, उसमें वायु को फेफड़ों में ले जाने वाले नली को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं, देखिए, ट्रैकिया कहते हैं, या अन्नली कहते हैं, या फिर ब्रोंकस कहते हैं, या ब्रोकली कहते हैं। तो क्या कहते हैं? ट्रैकिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैकिया, श्वास नली। ट्रैकिया एक नली है जो गले से शुरू होकर फेफड़ों तक जाती है और उसे वायुमार्ग कहते हैं। आपने देखा होगा, आप जब कुछ खा रहे होते हैं, एक मिनट वो नली बना दूँ, जैसे आपका ये मुंह है, गला है, यहाँ से दो नलियाँ जाती हैं, आपको पता होगा, ये लंग्स पंग्स पूरी बॉडी में जाके अंदर चली जाती है। अब यहाँ पे आपने अगर कुछ खा रहे हो और साथ में आप बोल जाते हो तो आपको फंदा लग जाता है। तो वो क्यों लगता है? क्योंकि जब आप खाते हो तो एक नली से खाना जाता है, और जो आप सांस लेते हो वो एक नली से जाता है। जब आप खाना खा रहे हो तो तब इसका ढक्कन लग जाता है बार बार, लेकिन आप खाना खाते में साथ में बोल जाते हो तो क्या होता है? इसका ढक्कन खुला रह जाता है और गलती से खाना इसके अंदर एक टुकड़ा ये कुछ चला जाता है। तो उस वजह से वहाँ पे क्या होता है, उस वजह से हमें फंदा लगने लगता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ट्रेकिया एक नली है, ट्रेकिया एक नली है जो गले से शुरू होकर फेफड़ों तक जाती है और उसे वायुमार्ग कहते हैं। यह नली सी आकार की उपस्थिति से बनी होती है जो इसे झुकने नहीं देती है। इसके शेप कैसी होती है? तो सी शेप होती है। ठीक है, और जैसे ही इसमें कुछ आता है तो ये ढक्कन खुल जाता है, ये ढक्कन बंद हो जाता है। ठीक है, ट्रेकिया किसके लिए यूज होती है? तो एयर के लिए यूज होती है। ट्रेकिया का विभाजन क्या कहलाता है? तो ब्रोंची कहलाता है। ब्रोंची के आगे क्या होता है? तो ब्रोंचिल्स होता है। ब्रोंचिल्स के आगे क्या होता है? तो उसके आगे एल्वोली होता है। ट्रेकिया को बंद कर देने वाला रोग क्या होता है? तो डिफेथेरिया होता है।
ट्रेकिया किससे जुड़ी होती है? तो वो स्वर यंत्र से जुड़ी होती है। जब अपन बोलते हैं ना तो वहाँ से अपनी ट्रेकिया से वो जुड़ी हुई है, क्योंकि वहीं से साउंड आता है। आपने देखा होगा, आप जब बोल रहे हो तो अपने गले पे हाथ रखना, तो वो वाइब्रेट करता है। क्यों कर रहा है वाइब्रेट? क्योंकि वो क्या है, ट्रेकिया से जुड़ा हुआ है। ट्रेकिया से अपन सांस लेती है। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 65। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब देखते हैं 66। अब अपना टॉपिक चलेगा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है? तो ये मैंने आपको काफ़ी बार बता दिया। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ भी जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे बच्चे से गलत कर आती हैं। कहाँ से होती है? मुंह से। पाचन की पाचन की प्रक्रिया मुंह से शुरू होती है तथा दांत और लार भोजन को चबाकर और गीला करके उसे निगलने लायक बनाती हैं। ठीक है। मुंह में कौन सी ग्रंथि लार स्त्रावित करती है? तो कौन करती है? सैलिवा करती है। ठीक है। लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो टाइलिन। टाइलिन किसका पाचन करता है? तो स्टार्च का, कार्बोहाइड्रेट का। लार का पीएच कितना होता है? तो 6.8। लार प्रतिदिन कितनी मात्रा में बनती है? तो लगभग 1 से 1.5 लीटर तक। ओके, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपके एग्जाम में, क्योंकि आपको जो एग्जाम अकेले साइंस सब्जेक्ट के लिए नहीं देना है कि उनको साइंस बहुत डीपली पूछना है। उनको 20 क्वेश्चन में पूरी साइंस लेनी है। चलिए आगे देखते हैं। स्टोमच में भोजन के पाचन में कौन सा अम्ल सहायक होता है? तो स्टोमच में भोजन के पाचन में कौन सा अम्ल सहायक होता है? तो मैंने आपको बताया था कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से अपना जो खाना है ना वो पच पाता है। ये बहुत डेंजर होता है। HCl अमाशय में बनने वाला अम्ल है, भोजन को कीटाणु रहित करता है और पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करता है। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, पेप्सिन एंजाइम्स को कौन सा एसिड सक्रिय करता है, एक्टिव करता है? तो कौन करता है? तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl किस सेल द्वारा बनता है? तो HCl कौन सी सेल द्वारा बनता है? तो पेरिटेल सेल के द्वारा। पेट का पीएच कितना होता है? तो लगभग 1.5 से 3.5 तक। HCl के अधिक बनने पर क्या होता है? तो एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी होती है क्या? गैस बनने लगती है। अमाशय का एंजाइम कौन सा है? तो कौन सा एंजाइम से? तो पेप्सिन। और ये पेप्सिन को कौन बनाता है? तो HCl। पेप्सिन क्या पचाता है? तो ये प्रोटीन पचाने का कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छोटी आंत का प्रमुख कार्य क्या है? तो उसका प्रमुख कार्य क्या है? तो प्रोटीन का पाचन करना, पोषक तत्वों का अवशोषण करना, जल का अवशोषण करना या भोजन को इकट्ठा करना। जो पोषक तत्व आए ना उनका अवशोषण करना किसका काम है? छोटी आंत का। अच्छा, प्रोटीन का पाचन कौन करता है और जल का अवशोषण कौन करता है और भोजन को इकट्ठा करने का काम कौन करता है? ये सारी चीज़ें मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो छोटी आंत पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है। कितनी मीटर की होती है ये छोटी आंत? ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इसमें डाइजेस्टेड फूड के न्यूट्रिशंस का अवशोषण होता है। किसका होता है? न्यूट्रिशंस का। जो डाइजेस्टेड फूड है उसका अवशोषण होता है किसमें? छोटी आंत में। ओके, ये स्मॉल है लेकिन एब्जॉर्ब ऑल कर लेती है। छोटी आंत की लंबाई अभी आपसे पूछा था 6 मीटर। इसके 3 भाग कौन कौन से हैं? तो जी क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है। तो देखिए कौन कौन से हैं, इससे बताती हूँ। डायोडिनम, जेजुनम और इलियम। ये क्या है? ये इसके छोटी आंत के तीनों भाग हैं। पित्तरस कहाँ से आता है? तो लीवर से। और स्टोर कहाँ पे होता है? ये आप मुझे कमेंट में बताइए, मत बताइए, नीचे लिखाइए। पित्तरस संग्रह कहाँ होता है? तो पित्ताशय में होता है। ठीक है। छोटी आंत में पोषण कहाँ जाता है?
तो रक्त में। ठीक है, कोई डाउट हो आप पूछ लेना। वैसे इसमें डाउट वाला मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, सारा का सारा डाटा आपके लिए स्टेप से लिख के आई हूँ जिससे आपको दिक्कत ना आए, क्योंकि यहाँ लिखने में तो मुझे ऑलरेडी दिक्कत आती ही है, तो मैंने सब कुछ लिख के ले आती हूँ, टेंशन ही खत्म। पैनक्रियाज मतलब अग्न्याशय किस प्रकार का ग्रंथि अंग है? तो कौन सा है, एंडोक्राइन है, एक्सोक्राइन है, या मिक्स है, या फिर कोई नहीं? तो वो होता है मिक्स। जो पैनक्रियाज होता है ना वो मिश्र ग्रंथि है, क्योंकि इसमें एंड्रोक्राइन के भी फंक्शन होते हैं और एक्सोक्राइन के भी फंक्शन होती है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये क्या है, मिक्स्ड ग्लैंड है। पैनक्रियाज एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें एक्सोक्राइन फंक्शन और एंडोक्राइन फंक्शन होता है। एक्सोक्राइन फंक्शन क्या होता है? तो वो एंजाइम्स बनाता है। और एंडोक्राइन फंक्शन क्या होता है? जो इंसुलिन या ग्लूकागॉन होती हैं जैसे हार्मोन को बनाने का काम कौन करता है? एंडोक्राइन। ये क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से भी आ सकता है कि एंजाइम्स कौन बनाता है? तो एक्सोक्राइन। और इंसुलिन या फिर ग्लूकागन जैसे हार्मोन्स को कौन बनाता है? तो एंडोक्राइन। ओके, इसमें कॉम्बो है ये दोनों का। इंसुलिन कहाँ बनता है? तो कहाँ बनता है इंसुलिन? देखो, बनाता तो एंडोक्राइन है लेकिन बनता कहाँ पे? तो लैंगर्स की बीटा कोशिकाओं में। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह, डायबिटीज हो जाती है। ग्लूकागॉन का कार्य क्या है? तो ब्लड शुगर बढ़ाना। ग्लूकोज से कहते हैं ना मीठा हो जाता है ग्लूकोज से, तो ब्लड जो शुगर है वो बढ़ जाती है। अग्न्याशय का रस क्या पचाता है? तो कार्ब्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा, फैट। अग्न्याशय रस कहाँ स्रावित होता है? तो डायोडीनम में। ओके, आई होप आप साथ ही साथ स्क्रीनशॉट भी लेते जा रहे होंगे या फिर नोट डाउन करते जा रहे होंगे। आपका ये थोड़े थोड़े क्वेश्चन ना पूरे टॉपिक को क्लियर कर रहा है अगर आप इन्हें अच्छे से क्लास को लोगे तो। और आप ना अगर इसे नोट डाउन कर लेते हो या आप इसे स्क्रीनशॉट लेके भी रख लेते हो और इम्पोर्टेंट फैक्ट को एक पेज पर नोट डाउन करते जाते हो। अब जैसे कि आपने कहा था तो मैंने चैप्टर नेम भी डाल दिया, तो आप चैप्टर वाइज नोट करते जाते हो और डेली उसे एक बार रिवाइज करते हो ना, तो आपका बहुत अच्छा रिवीजन भी होता जाएगा। आपको फिर कंप्लीट कॉन्सेप्ट भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी और आपका बहुत ज़्यादा डाटा कवर हो जाएगा। और ये वीडियो सिर्फ बायो की यूनिट 11 की नहीं आएंगी, ऐसी वीडियो मैं सारे के सारे टॉपिक्स की, सारे के सारे सब्जेक्ट्स की लेके आने वाली हूँ। तो आप बेफिक्र रहिए, बस पढ़ते रहिए। और मुझे मोटिवेशन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जिससे मुझे लगे कि हाँ मैं जो डाटा दे रही हूँ उससे बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बढ़िया। अब बात करते हैं लार्ज की। अभी अपन ने स्मॉल वाली की बात की थी, अब लार्ज वाले की। तो लार्ज इंटेस्टाइन का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका कार्य क्या है? तो स्टार्च पाचन, जल का अवशोषण करना, वसा का पाचन करना, या फिर भोजन संग्रह करना। तो ये करता है जल का अवशोषण करता है। क्या करता है? जल का अवशोषण करता है। देखिए, मुख्य कार्य पचे हुए भोजन से पानी और लवण का अवशोषण करना होता है। जो पच गया खाना उससे जो भोजन है उससे क्या करता है? पानी को और लवण को निकालने का काम करता है, अवशोषण करता है उससे, जिससे मल ठोस बनता है। उससे क्या हो जाता है? मल ठोस हो जाता है, क्योंकि पानी और जब नमक निकल जाएगा तो वो हार्ड रह जाएगा। लेस फूड मोर वाटर, कम खाने से ज़्यादा पानी। बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो लगभग 1.5 मीटर। आपको छोटी आंत की बताई थी, तो छोटी आंत की कितनी होती है? तो 6 मीटर। मल संग्रह स्थान कौन सा है? तो रेक्टम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेक्टम। अंतिम द्वार क्या होता है? तो गुद्दा। स्टार्टिंग पॉइंट मुख, अंतिम गुद्दा, एनस, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनस। बड़ी आंत में कौन सी गैस बनती है? तो मीथेन गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है? मीथेन। भोजन यहाँ क्यों नहीं पचता? क्योंकि कोई पाचन एंजाइम नहीं बनाता है, तो यहाँ पे कोई भी भोजन पचने का कार्य नहीं होता, सिर्फ रखने का कार्य होता है। ठीक है, तो जुड़ जाइए आज के महत्वपूर्ण तो आप तो जुड़ ही चुके, तो महत्वपूर्ण टॉपिक में
जहाँ सवाल सिर्फ परीक्षा के नहीं होंगे बल्कि आपकी नौकरी के होंगे, और हम उन्हें जीतेंगे समझ के साथ, रणनीति के साथ और 100% सिलेक्शन के इरादे के साथ। अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में अपना फीडबैक देना मत भूलिए, जिससे मुझे पता चले कि कौन कौन स्टूडेंट मेरी क्लास को देख रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम। अब क्या पढ़ेंगे अपन? सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। और पता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ना ह्यूमन बॉडी से ही आती हैं, वायु में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं टॉपिकों से आते हैं जो मैं आपको करा रही हूँ। इसीलिए तो मैं इनके क्वेश्चन ज़्यादा लेके आई हूँ और बार बार रिपीट कर रही हूँ डाटा को, जिससे आपको ये माइंड में सेटअप हो जाए आपके। बिल्कुल, जिसने मेरी स्टार्टिंग से क्लास देखी होंगी उसको तो काफ़ी ज़्यादा डाटा लर्न भी हो गया होगा। मानव शरीर में रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? डार्विन ने की थी, हार्वे ने की थी, वॉटसन ने की थी या फ्रैंकलिन ने की थी? किसने की थी? हार्वे ने की थी। ठीक है, इनका पूरा नाम विलियम हार्वे है। विलियम हार्वे ने 1628 में रक्त परिसंचरण की प्रक्रिया का वर्णन किया। उन्होंने सिद्ध किया कि रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ध्वनियों द्वारा जाता है। तो उन्होंने क्या बताया था कि जो रक्त है ना, ब्लड, वो कहाँ से जाता है? एक मिनट, रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ध्वनियों द्वारा जाता है। तो धमनियों द्वारा क्या जाता है? रक्त जाता है। कहाँ से जाता है? हृदय से शरीर की ओर, और सिराओं द्वारा वापिस आता है। तो शरीर से हृदय की ओर कहाँ से आता है? तो सिराओं के द्वारा आता है। ठीक है, शरीर के जो विभिन्न अंग हैं उनसे वापस आने का काम हृदय तक कौन करती हैं? सिराएं करती हैं। और ले जाने का काम कौन करती हैं? तो धमनियां करती हैं। ठीक है, रक्त परिसंचरण की खोज कब हुई थी? तो 1628। रक्त का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन व पोषक तत्वों का परिवहन करना। शरीर में रक्त कितनी मात्रा में होता है? तो लगभग 5 से 6 लीटर। रक्त किस ऊतक का उदाहरण है? तो संयोजी ऊतक का। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण क्यों होता है? क्योंकि ये लोह युक्त प्रोटीन पाई जाती है हीमोग्लोबिन के अंदर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हृदय के वाय अलिंद मतलब लेफ्ट एडिट्रम में कौन सा रक्त आता है? तो कौन सा आता है? तो यहाँ इसमें आता है शुद्ध रक्त, और राइट वाले में आता है अशुद्ध रक्त। तो वाय अलिंद में फेफड़ों, लंग्स से शुद्ध रक्त आता है जो ऑक्सीजन युक्त होता है। यह रक्त आगे वायुनीले में जाता है और फिर पूरी बॉडी में भेजा जाता है। तो लेफ्ट से लेफ्ट में जाएगा, राइट से राइट में जाएगा। लेफ्ट में रहता है शुद्ध और राइट में रहता है अशुद्ध। और एक और पॉइंट, एडिटोरम के द्वारा आता है और वेंट्रिकल के द्वारा जाता है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ए पहले आता है तो ए के द्वारा आया, वी बाद में आता है तो वी के द्वारा गया। ठीक है, सेम ऐसे इंग्लिश में आ पहले आता है, ना बाद में आता है। ट्रिक्स ऐसे ही बनानी पड़ती हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे नेम्स में। हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो 4। आपको बताए थे, 2 लेफ्ट 2 राइट। ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हैं 2 एडिट्रम 1 लेफ्ट 1 राइट, 2 वेंट्रिकल 1 लेफ्ट 1 राइट। दाएं भाग में कौन सा रक्त होता है? तो अशुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त कौन सी ध्वनि ले जाती है? तो महाध्वनि, जिसको ओटा बोलते हैं। शुद्ध रक्त कहाँ बनता है? तो फेफड़ों में बनता है। अशुद्ध रक्त फेफड़ों में कौन ले जाता है? तो कौन ले जाता है? फुफ्फुसी ध्वनि, मतलब पुलमोनरी आर्टरी। ओके, ये सारे सब के सारे पॉइंट्स याद कर लेना, सब इम्पोर्टेंट हैं। इसमें कोई भी ना अननेसेसरी पॉइंट मैंने ऐड नहीं किया है, सबके सब इम्पोर्टेंट हैं। और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं। वैसे तो 100% चांस है इन्हीं में से आपका आएगा, फिर भी आप बार बार रिवाइज करो डाटा को, और आप ना डेली एक मॉक टेस्ट भी लगाओ, जिससे आपको अपनी प्रोग्रेस पता चले कि आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हो।
विथ एनालिसिस। मैंने आपको प्लान बताया था, उसी प्लान को फॉलो करो। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य किसके द्वारा होता है? तो श्वेत रक्त कण द्वारा, लाल रक्त आरबीसी के द्वारा, थ्रोम्बोसाइट्स के द्वारा या प्लाज्मा के द्वारा। तो रक्त में, एक मिनट, मैंने कौन सा पेन ले लिया, ये लो। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य किसके द्वारा होता है? तो आरबीसी के द्वारा, रेड ब्लड सेल्स के द्वारा। आरबीसी में पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन पहुंचाता है। आरबीसी का जीवन काल काफी बार बता चुकी है, 120 दिन। अब आ जाए तो आप कभी भी इसको गलत नहीं करेंगे। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल भी बताया था, कमेंट बॉक्स में बताइए। आरबीसी कहाँ बनते हैं? तो अस्थि मज्जा में, वोन मैरो में। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? लोहा। अब ये आपके पता है, माइंड में सेट हो गए होंगे, इतनी बार बता दिए। आरबीसी में कौन सा अंग नहीं होता है? तो न्यूक्लियस नहीं होता है। हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो पुरुषों में 13 से 17, स्त्रियों में 12 से 15। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रक्त में धक्के बनाने वाला तत्व क्या है? जो आपको पता होगा, जैसे आपके चोट आ गई, कुछ कट गया, तो आपके जो खून निकल रहा होता है वो रुक जाता है, एक खून का एक धब्बा सा ऐसे बन जाता है, ऐसे खून का धब्बा सा बन जाता है उस जगह पे। तो उसको बोलते हैं धक्का बोलते हैं, जो किसकी वजह से बनता है? डब्ल्यूबीसी की वजह से। डब्ल्यूबीसी में जो प्लेट्स होती हैं उनकी वजह से बनता है। तो किसकी वजह से बनता है? थ्रोम्बोसाइट्स की वजह से, जिसको अपन प्लेट्स भी कहते हैं। रक्त के वह कण हैं जो चोट लगने पर रक्त को धक्का बनाकर भाप को रोकते हैं। इनकी संख्या कम हो जाने पर चोट से अधिक रक्त बह जाता है। प्लेट्स की सामान्य संख्या कितनी है? तो 1.5 से 4 लाख। तो कितनी होती है? 1.5 से 4 लाख होती हैं, जितनी तो प्लेट्स होनी ही चाहिए। प्लेट्स का जीवन काल कितना है? 7 से 10 दिन। अब इनको साथ में लिख लो, आरबीसी का जीवन काल, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल, प्लेट्स का जीवन काल। तो इससे क्या आपको लर्निंग में आसानी होगी। इनकी संख्याएं लिख लो, कितनी कितनी होती हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाते हैं। आप जो पेपर है ना, उसका लेवल कुछ भी नहीं कह सकते हैं। अब जैसे आपने वर्ग 3 का देखा, पूरा का पूरा सिलेबस बदल दिया इसमें, पूरा का पूरा सिलेबस वही नॉर्मल कंपटीशन वाला डाल दिया है। हिंदी वही कंपटीशन वाली, इंग्लिश वही कंपटीशन वाली, सब कुछ वही का वही कर दिया है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। आपको लो, मीडियम, हाई, सारे के सारे लेवल कवर करके जाना है। अगर पेपर लो लेवल का है तो भी आप करे आओ, मीडियम है तो भी करे आओ, हाई है तो भी करे आओ। बहुत से बच्चे होते हैं, हाई आ जाता है तो पेपर उनका अच्छा जाता है, लो आ जाता है तो उनका पेपर खराब हो जाता है। ऐसा मत करो, आप सारा लेवल कवर करो, क्योंकि पेपर किसी भी लेवल पे आ सकता है। ठीक है। कोई आपको प्रॉब्लम हो किसी चीज़ में, आप मुझसे पूछ सकते हो। सरकारी पाठशाला हमेशा आपके साथ है। थक्का बनाने के लिए कौन सा प्रोटीन जिम्मेदार है? तो कौन सा प्रोटीन जिम्मेदार है? तो फाइब्रोनजन। फाइब्रोनजन याद रहेगा नाम। तो थक्का बनाने में कौन सा प्रोटीन जिम्मेदार है? फाइब्रोनजन। और क्या चीज़ है वो? प्लेट्स के द्वारा। प्लेट्स किसमें? डब्ल्यूबीसी में। 3 चीज़ें पता चल गई। अगर इन तीनों में से कोई भी आंसर आता है, आप डायरेक्ट लगा पाओगे। अधिक रक्तस्राव की बीमारी को क्या बोलते हैं? हीमोफीलिया। जिसको हीमोफीलिया हो जाता है, उसको थोड़ी सी भी चोट लग जाए तो उसको रक्त बहने लगता है, बंद नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर जो धक्का होता है ना, वो नहीं बन पा रहे होते। प्लेट्स कहाँ बनते हैं? तो अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। अब आपको ये क्वेश्चन ना ऐसे लग रहे होंगे, मैम अब तो क्वेश्चन एकदम से याद हो गए। वही चीज़ अपन को चाहिए कि क्वेश्चन हमें बार बार याद सो जाए। इसीलिए तो मैं आपको अलग अलग चीज़ें लेके आ रही हूँ। देखो, पहले मैंने आपको कुछ क्वेश्चन इसके कराए, जिससे आपको बोरिंग ना हो। अगर मैं आपको ये पूरा का पूरा आधा पौन घंटे जितना मैं आपको पढ़ा रही हूँ, एक ही आपको टॉपिक पढ़ाती रहती हूँ, श्वसन तंत्र,
आप एमसीक्यूज करके बोर हो जाते, आपके क्वेश्चन फिर माइंड में नहीं जाते। लेकिन जब आपको ये टॉपिक्स चेंज हो रहे हैं हर 5-5 क्वेश्चन के बाद, तो आपको इसको लर्निंग करने में भी आसानी हो रही होगी, आपको ये समझने के साथ में अच्छी रीडिंग भी बन रही होगी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, क्योंकि कुछ नया बार बार मिल रहा है। हमारा जो माइंड है ना, बार बार नया नया कुछ सीखने को चाहता है, ठीक है। और आपका रिवीजन भी अच्छा हो रहा है, तो पढ़ते रहिए ऐसे ही। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर कौन होता है? तो जो हृदय की धड़कन है ना, उसको नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा होता है? तो वो होता है ऐसे नोड। कौन सा होता है? ऐसे नोड, जो नेचुरल पेसमेकर होता है। पेसमेकर के बारे में मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था, अगर आपने ली होगी तो आपको ये क्वेश्चन अब थोड़ा थोड़ा रिवाइज होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन उससे रिलेटेड है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा है, क्योंकि मैंने आपको सारा लेवल देने की कोशिश की है। तो ऐसे नोट को हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर कहते हैं। हृदय की धड़कन की गति को नियंत्रित करता है। अगर पेसमेकर किसी का खराब हो जाता है अपने हृदय का, तो क्या होगा? जो धड़कन की गति है ना, उसको वो नियंत्रण नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर किसी का पेसमेकर खराब हो जाता है तो आर्टिफिशियल पेसमेकर का यूज़ करते हैं, जिसकी शायद 10 ईयर्स रहती है, अगर अच्छी कंपनी का होता है तो। सामान्य हृदय की गति कितनी होती है? तो 72 बार पर मिनट। ईसीजी किसके लिए होता है? तो हृदय की विद्युत गतिविधि देखने के लिए। हृदय की ईसीजी जानते हो क्या? जो व्यक्ति वेंटिलेटर पर चले जाता है तो ये चल रही होती है ना मशीन, जब ये हो जाती है तो फिर व्यक्ति ही गया, वही है ईसीजी, ठीक है। हृदय के कौन सा भाग हृदय के कौन से भाग सबसे मोटे होते हैं? तो कौन से होते हैं? तो वायुनिलय वाले भाग अपने सबसे मोटे होते हैं। एवी नोड का कार्य क्या है? संकेत को थोड़ा विलंब करना, मतलब थोड़ा लेट करना। जो आपको जैसे आपने टच किया, इसको आपको संकेत मिल रहा है, ये थोड़ा उसको लेट करना। पेसमेकर डिवाइस कहाँ लगाई जाती है? तो ऐसे नोड की जगह पर। जो आपकी डिवाइस है, जो आर्टिफिशियल पेसमेकर होता है, वो ऐसे नोड की जगह पर लगाई जाती है जब खराब हो जाती है, ठीक है। इसीलिए ऐसे नोड को नेचुरल पेसमेकर भी कहते हैं। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया, समझ आ रहा है? देखो 5 क्वेश्चन किए, टॉपिक चेंज। अब आपको वो कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा माइंड में बैठ गए। अब आपने दूसरा पढ़ लिया, तो इससे क्या होगा? आपको ना उसी टॉपिक में बार बार ना माइंड खराब नहीं होगा, कुछ कुछ नया नया मिल रहा है। आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो अपने हैंड। जब भी तो मैंने आपने अगर मेरा डिस्क्रिप्शन पढ़ा होगा, उसमें लिखा होगा पीडीएफ नहीं, लिखो, पढ़ो और समझो। ये क्यों लिखा है? आप जब खुद से लिखते हो, खुद से पढ़ते हो, खुद से समझते हो, तो आपको डाटा और अच्छा क्लियर होता है। पीडीएफ देने को मैं भी दे सकती हूँ, पर मैं इसी वजह से नहीं दे रही हूँ, क्योंकि पीडीएफ से कुछ नहीं होता। आपके पीडीएफ सिर्फ मोबाइल में स्टोर होके रह जाएंगी, आप उसे नहीं पढ़ोगे। स्टार्टिंग में पढ़ लोगे एक दो बार कि वाओ पीडीएफ मिल गई, वाओ पीडीएफ मिल गई, इतना कवर कर लूँगा, इतना कवर कर लूँ, यहाँ से डाटा ले लूँ, वहाँ से लूँ, लेकिन होगा लास्ट में जाके कुछ नहीं। इससे अच्छा है कि पढ़ो, उसे लिखो और उसे बार बार रिवाइज करो, ठीक है। जब भी तो पहले ऑफलाइन पढ़ते थे, उसमें डाटा अच्छा कवर हो जाता था, क्योंकि वहाँ पे हमें लिखना होता था, व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड पे जब टीचर्स पढ़ाते थे। मानव उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख उत्सर्जन अंग कौन सा है? तो जो मानव उत्सर्जन तंत्र होता है, उसका प्रमुख उत्सर्जन अंग कौन सा होता है? तो यकृत होता है, किडनी होता है, फेफड़ा होता है, तो ये त्वचा होती है, तो वो होती है किडनी। क्या होती है? किडनी। ये देखो, इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी और कौन कौन से उत्सर्जन अंग होते हैं, क्या क्या उत्सर्जित करते हैं, वो क्या क्या निकालते हैं, सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी, ठीक है। इससे आपके क्वेश्चन गलत ना हो ही ना के बराबर नहीं हो ही ना आपके, बिल्कुल भी गलत। तो किडनी, सबसे पहले किडनी के बारे में। किडनी हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जन अंग है, जो रक्त से विषैले पदार्थ, विशेष रूप से यूरिया का फिल्टर करके मूत्र के रूप में बाहर निकालती है। कौन? किडनी। किडनी साफ करती है, शरीर स्वस्थ रखती है, ये इसकी ट्रिक है। एक सामान्य मनुष्य में कितनी किडनी होती है? तो 2 होती हैं। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो नेफ्रॉन में होता है। नेफ्रॉन किसके अंदर होता है? किडनी के अंदर।
और एक नहीं होते, बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं। किडनी किस अंग द्वारा मूत्राशय से जुड़ी होती है? तो मूत्रवाहिनी मतलब यूरेटर के द्वारा। किडनी को कौन सा हार्मोन प्रभावित करता है? तो कौन करता है? एडीएच। एडीएच की फुल फॉर्म भी लिखी है, कभी कभी आ जाती है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। डायलिसिस किस अंग की खराबी पर होता है? तो किडनी पे। जब किडनी खराब हो जाती है तो डायलिसिस करवाने जाना पड़ता है बार बार। जो अपना ब्लड होता है उसको फिल्टर करवाने के लिए बार बार जाना पड़ता है। तो क्यों जाना पड़ता है? जब किडनी खराब होती है, जो ब्लड को फिल्टर करवाते हैं ना उसको डायलिसिस बोलती हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन एक से एक बेहतरीन लेके आई हूँ मैं, इसलिए आप चिंता बिल्कुल भी मत करो। देखिए, एक किडनी में लगभग कितने नेफ्रॉन होते हैं? आपको बताए थे बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं। तो कितने होती हैं? तो वो होते हैं 10 लाख। कितने नेफ्रॉन होते हैं? 10 लाख। प्रत्येक किडनी में लगभग 10 लाख मतलब 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। किडनी कितनी? 2, तो कितने हो गए? 20 लाख मतलब 2 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, जो किडनी की कार्यात्मक इकाई होते हैं और रक्त को छानकर मूत्र बनाते हैं। किडनी की फैक्ट्री 10 लाख नेफ्रॉन की वाली। नेफ्रॉन का मुख्य भाग वोमेन कैप्सूल। मूत्र कहाँ एकत्र होता है? तो मूत्राशय में। मूत्र किस मार्ग से बाहर जाता है? तो मूत्र मार्ग से। डायलिसिस क्या है? तो कृत्रिम विधि से रक्त शुद्ध करना, मतलब जो अपन ब्लड को फिल्टर करवाते हैं लेकिन वो किससे? आर्टिफिशियल मेथड से करवाते हैं, तो वो डायलिसिस कहलाता है। और जब उस ब्लड को फिल्टर करने का काम अपनी बॉडी में होता है तो वो कौन करता है? किडनी करती है। यूरिया किस में परिवर्तित होता है? तो वो होता है यूरिन में। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। कोई भी डाउट होता है आप पूछ सकते हैं। डायलिसिस प्रक्रिया कब की जाती है? जब लीवर खराब होता है, जब दिल में काम ना करे, या फिर जब किडनी काम ना करे, या फिर जब रक्त कम हो। तो कब होता है? आपको बता चुकी है, जब किडनी काम ना करे, जब किडनी खराब हो जाती है, जब किडनी रक्त को शुद्ध करने में असमर्थ हो जाती है, तब डायलिसिस की सहायता से कृत्रिम रूप से रक्त के विषैल पदार्थों को निकाला जाता है। डायलिसिस कितनी प्रकार की होती है? तो 2। कौन कौन सी? तो हेमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। डायलिसिस मशीन का नाम क्या है? तो आर्टिफिशियल किडनी। डायलिसिस कितने समय में होती है? तो 3-5 घंटे लगती है उसको, और सप्ताह में 2 से 3 बार करवाना पड़ता है। डायलिसिस के दौरान क्या निकाला जाता है? तो यूरिया को निकाला जाता है और क्रिएटिन, इस टाइप के जो विषैले पदार्थ है उनको निकाला जाता है। किडनी ट्रांसप्लांट कहाँ होता है? तो अस्पताल में दाता से प्राप्त अंग से। मतलब आपको जो डोनर है वो अगर किडनी दे रहा है तो अस्पताल में उसको किडनी का ट्रांसप्लांट करवाते हैं। ये तो क्वेश्चन कितना ईजी था, इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मूत्र का पीएच सामान्यतः कितना होता है? तो पीएच इसका कितना होता है? तो 5 से 6। अच्छा, मुझे आप ये कमेंट में बताइए कि 7 होता है पीएच तो वो क्या होता है, और 7 से नीचे होता है तो वो क्या होता है, 7 से ऊपर होता है तो वो क्या होता है। ठीक है। मानव मूत्र सामान्यतः थोड़ा अम्लीय होता है और इसका पीएच लगभग 5 से 6 के बीच होता है। यह अम्लता शरीर की स्थिति पर निर्भर करती है। मूत्र हल्का अम्लीय होता है 5 से 6। खून का सामान्य पीएच 7.35 से लेकर 7.45 तक। अम्लीयता बढ़ने से मूत्र में कौन सी समस्या हो सकती है? तो पेशाब में जलन होने लगती है। मूत्र में शर्करा किस बीमारी में आती है? तो डायबिटीज के कारण। पीएच की खोज किसने की थी? तो एसपीएल सोरेनसन ने। मूत्र परीक्षण में कौन कौन सी बीमारियां पता चलती हैं? तो मधुमेह, संक्रमण, यूरिक एसिड की अधिकता की पता चलती है। ठीक है, ये बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। तो ये हो गए अपनी 79 80 वाला क्वेश्चन। अगर आप लोग कहो तो मैं इस क्लास को थोड़ी बड़ी कर दूं, जिससे आपका ज़्यादा डाटा कवर हो पाए, क्योंकि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए बिल्कुल डीपली और क्वेश्चन को अच्छे से समझना है तो 20 क्वेश्चन में इतना टाइम तो लगेगा, क्योंकि आप भी जानते हो एक क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन नहीं है, 5 से 6 क्वेश्चन है।
इस हिसाब से देखा जाए तो आपके 100 क्वेश्चन से हो रहे हैं, भले 20 हैं लेकिन उसको 5 टाइम्स करेंगे तो 100 हो रहे हैं। अगर आप कहते हो तो मैं क्वेश्चन और भी बढ़ा दूंगी, लेकिन टाइम उसमें फिर वीडियो का ज़्यादा रहेगा। आप मुझे बता देना तो मैं क्वेश्चन डेली और ज़्यादा लेने की कोशिश करूंगी, अगर आप कह दोगे तो कि वीडियो बड़ा चलेगा। ठीक है। नेफ्रॉन का कार्य क्या है? तो नेफ्रॉन का कार्य क्या है? रक्त को ऑक्सीजन देना, मूत्र बनाना, रक्तचाप नियंत्रित करना या खून बनाना। नेफ्रॉन कहाँ होता है? किडनी में। तो किडनी का काम क्या है? मूत्र बनाना। नेफ्रॉन किडनी की सूक्ष्म संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है जो रक्त को छानकर विषैले पदार्थ और अतिरिक्त जल को मूत्र के रूप से बाहर निकालती है। नेफ्रॉन के भाग बोमेन कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हैनल और डीसीटी। इनमें से किसी का भी नाम दे सकता है, आपसे पूछ सकता है इनमें से कौन सा नेफ्रॉन का भाग है, इनमें से कौन सा नेफ्रॉन का भाग नहीं है, एक कोई अलग दे दे। रक्त को छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। मूत्र किस अंग से होकर बाहर जाता है? तो मूत्र मार्ग से। रक्त को छानने के बाद क्या बचता है? तो ग्लूकोज, जल या फिर यूरिया, सॉरी, क्या बचता है? तो ग्लूकोज बचता है, जल बचता है और यूरिया बचता है। मूत्र में यूरिया की मात्रा कितनी होती है? तो लगभग 2% होती है। और पता है आपको, जो जितने ना जीव पानी में रहने वाले होते हैं उनमें उतनी ज़्यादा यूरिया होती है, मतलब आपको ये भी बता दूं, यूरिया के अंदर नाइट्रोजन रहता है, और जितने ज़्यादा जीवों में नाइट्रोजन ज़्यादा होगा वो उतना ही जल की उन्हें आवश्यकता होगी। जैसे फिश वगैरह, ये किस में रहती हैं? ये पानी में रहती हैं, क्योंकि ये इनके पास नाइट्रोजन ज़्यादा होता है, यूरिया ज़्यादा निकालती हैं। पक्षी कम रहते हैं उनमें उनमें और ये और कम रहता है यूरिया, इसलिए वो उड़ सकते हैं, उनको ज़मीन की भी ज़रूरत नहीं है, उनको पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है। अब देखिए, जैसे त्वचा एवं उत्सर्जन एवं इसकी भूमिका, ये इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलो इनको बाद में देखेंगे। इसके मैंने ये सोचा था कि सारे मैं आपको करा दूँगी, देख लिए, पर नहीं हो पाए क्योंकि वीडियो फिर बड़ा हो जाएगा। आप मुझे कमेंट में बता देना कि मैम चलेगा वीडियो बड़ा, आप इतने क्वेश्चन कराइए तो मैं उतने ही करा दूँगी। फिर आपको नर्वस सिस्टम के बारे में बताती, तो इस टाइप से अपनी ये पूरी क्लास चलती। चलिए कोई बात नहीं है, कल कर लेंगे। हर बार यही सवाल आते हैं पर तैयारी अधूरी रह जाती। इस बार पूरी तैयारी करेंगे, टॉपिक हो कोई भी, सरकारी पाठशाला बाय विनीता मैम पर मिलेगा उसका फुल समाधान। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कीजिए, कमेंट में अपना फीडबैक दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाइए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।